यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया करते थे, तो बहुत सुंदर लगता था। यहाँ पे पानी अगर आ रहा है, घूम के जाएगा सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ। जाओ जी वहाँ पे जाओ, चले जाओ, जाओ पानी पी लो, आराम से पी लो और पी लो। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त मांडू में। मांडू धार ज़िले में पड़ता है। धार एक समय पे परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अब परमार राजा यहाँ पे तकरीबन 500 एडी में, यानी आज से 1500 वर्ष पहले यहाँ पे शासन करना प्रारंभ करते हैं। जयवर्मन यहाँ पे एक किला बनवाते हैं और यहाँ पे जयतुगी धार से अपनी कैपिटल चेंज करके मांडू कर लेते हैं और फिर मांडू में इनका शासन चलता रहता है तकरीबन 1301 तक, जब तक कि खिलजी यानी खिलजी वंश के शासक यहाँ पे आक्रमण करके इस क्षेत्र को एकाधिकार में अपने नहीं कर लेते। और परमार राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे राजा भोज, और राजा भोज तकरीबन 1010 से लेकर 1055 तक शासन करते रहते हैं। 633 मीटर की ऊंचाई पे बसा मांडू का किला एक्चुअल में एक डिफेंसिव वॉल नेचुरली पैदा करता है, क्योंकि 600 मीटर की ऊंचाई पे मांडू जो है एक पहाड़ पे है और इस पे आक्रमण करना और जीतना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नसीरुद्दीन शाह सुल्तान थे, जब उन्होंने बलबन को भेजा था यहाँ पे एकाधिकार करने के लिए। बलबन लगातार प्रयास करता रहा कि यहाँ पे हमला करें, कब्ज़ा करें, मगर किले को जीत नहीं पाता है। लेकिन फिर यहाँ पे वो लॉ एवं रक्त की नीति अपनाता है। जीत नहीं पाया तो क्या हुआ, वो आसपास इतने गांव और शहर थे उसे बर्बाद कर देता है। बलबन जो है 1266 में दिल्ली में तख्ता पलट कर देता है और नसीरुद्दीन शाह को हटा देता है और 1266 से लेके 1286 तक शासन करता है। और उसके शासन में लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई जाती है। उस सजदा पाबोज आप जानते होंगे कि एकदम लेट के सलाम करना और सर झुका के, कमर झुका के सलाम करना, उसी के कारण काल में होता है। और 40 जो अमीरों का दल रहता है, जो कि काफ़ी वर्ष पहले चालू किया गया था गुलाम वंश के शासकों द्वारा, वो उसे ख़त्म कर देता है। देवगिरी के यादव जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो आक्रमण करते हैं मालवा पे और मांडू पे अधिकार करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो असफल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली डिफेंस करना बहुत आसान है, क्योंकि पहाड़ों पे बसा हुआ है, 633 फीट की ऊंचाई पे है। तो ऊपर से अगर कोई पत्थर फेंक के मारेगा तो एक सोल्जर तो निपट जाएगा। ठीक है। गुजरात में वाघेला वंश की शुरुआत हो चुकी थी। सोलंकी वंश अब समाप्त हो गया था, गद्दी पे सोलंकी वंश अब नहीं रह गए थे, तो वाघेला या बघेला या बघेल वंश शासन करना शुरू करते हैं। और इसी तरह विशाल देव आक्रमण करते हैं मांडू पे और वो भी असफल हो जाते हैं। ठीक है। अब आती है बात 1301 की। 1301 में दिल्ली पे सुल्तान था खिलजी। खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, परंतु उसकी सेना भी रिपल्स से आती है, यानी कई दिन तक यहाँ पे घेराबंदी करके बैठा रहता है, मगर जीत नहीं पाता। उस वक्त मांडू पे महलक देव परमार शासन कर रहे थे। खिलजी बैठा था तंबू गाड़ के बाहर कि भाई यहाँ पे आक्रमण करना है, जीत लेंगे वगैरह वगैरह, मगर जीत नहीं पाता। फिर होता यह है कि चुपचाप किसी तरह से, कई सारे बोलते हैं ना कि महलों में गुप्त दरवाजे हुआ करते थे, गुप्त सुरंगें हुआ करती थी एक जगह से दूसरी जगह निकलने के लिए, तो यहाँ पे अपना एक स्पाई डाल देता है, कुछ लोभ भी देता है, जैसे शाम दाम दंड भेद। ठीक है। तो एक स्पाई अंदर पहुँच जाता है और अंदर का दरवाज़ा खोल देता है और एक रास्ता बता देता है कि भाई यही रास्ता है, अंदर से आप जाइए, और रातों रात फिर हो जाता तख्ता पलट। महलक देव भागने के प्रयास करते हैं, मगर पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें को मार दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर खिलजी शासन स्थापित हो जाता है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, साईं बाबा रेस्टोरेंट, और लगी है जम की भूख, तो पहले खा लेते हैं फिर बाकी जगह घूमते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बोलते हैं पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। हाँ, कुछ लोगों को बड़ी याद आ रही है जो कि तमिलनाडु के टूर में थे। तो थाली मेरी आ गई है और थाली में दाल बाफले रोटी की जगह पे मैंने मंगा लिए हैं, और चावल है फ्राई करके, आलू की सब्ज़ी है फ्राई वाली, और दाल है मिक्स।
मालवा में अगर आते हैं तो दाल बाफला ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ का ये प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है, एक चीज़ और, मांडू जो है मांडवगढ़ या मांडव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो 150, 200, 250 तक की आपको थाली मिलेगी। खैर मैंने जो थाली पाई है वो 100 रुपये की है, तो थोड़ा महंगा है। तो ढाबे वगैरह सर्च कर लीजिएगा तो सस्ता खाना आपको मिल जाएगा और ठीक ठाक भी। और यहाँ की जो थालियाँ हैं वो इंदौर के 5 स्टार होटल में जो थालियाँ मिलती हैं उसके कंपेयर में यहाँ के ढाबे हैं सस्ते मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे साई बाबा रेस्टोरेंट है, जहाज महल के पास ही है, और रेस्टोरेंट ढाबा ही है एक तरह से। देखिए, मगर खाना थोड़ा सस्ता है, ठीक ठाक भी है। कैमरा के कारण मेरा जो शर्ट है थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड दिख रहा है, चमक रहा है, बल्कि इतना ज़्यादा चमकीला कुर्ती नहीं है, कुर्ती से कम ही रंग है, मगर पता नहीं क्यों मेरा शर्ट चमक रहा है। तो ओंकारेश्वर में मैंने दाल बाफले खाए थे, उसे जैसे ये गोल गोल है 4 हिस्सों में बांट दिया गया, तो वहाँ पे उसे कई सारे हिस्सों में, तकरीबन 10 हिस्सों में प्लस स्लाइस करके, जैसे आम को स्लाइस करते हैं ना, छोटे छोटे हिस्सों में, एक उंगली के हिस्सों में बांट देते हैं, वही दिया गया था। यहाँ पे 4 टुकड़ों में दिया गया, वैसे ऐसे ही 4 टुकड़ों में ही मिलता है, मगर वहाँ पे ओंकारेश्वर में पता नहीं क्यों स्लाइस करके दिया गया था। मांडू अगर आपको आना है तो सबसे अच्छा तरीका धार आइए। धार ज़िला है जस्ट इंदौर के बगल में, और धार तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है इंदौर से, और धार से तकरीबन पड़ता है 35 किलोमीटर मांडू या मांडव। सीधे इंदौर से धार आइए, धार के बस स्टैंड से आपको मांडू के लिए बसें या टैक्सियाँ मिल जाएंगी। बस कर लीजिए, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तकरीबन 50 रुपये मुझे पड़ा बस से। टैक्सी वगैरह पड़ेंगे तो आपको 1,500-2 हज़ार। तो अगर इंडिविजुअल हैं, पैसे बचाना चाहते हैं तो बस कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मांडू में ही चाहे जहाज महल जाइए, चाहे जामी मस्जिद, सब जगह जामा मस्जिद होता है, जैसे भोपाल वगैरह में, भोपाल में जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का जामा मस्जिद, यहाँ पे जामी मस्जिद, जामी, वहाँ पे कई सारे प्राइवेट गाइड होते हैं। आपकी इच्छा तो कर सकते हैं, मगर वो 500 से 1000 रुपये चार्ज कर सकते हैं या उससे ज़्यादा। दूसरी बात ये फ़ायदा ये है गाइड का कि वो आपको जल्दी जल्दी और सब जगह घुमा सकते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ज़्यादा होती है। आपको अगर घूमना है तो यहाँ कम से कम आप एक दिन के हिसाब बना के चलिए। सुबह अगर आप आ रहे हैं तो 8 से लेके शाम के 6 बजे तक घूमिए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए ऐतिहासिक चीज़ें बहुत सारी हैं, और ग्रुप में आइए ज़्यादा बेटर है। इंडिविजुअल आएंगे तो मज़ा उतना नहीं आएगा। जब आप धार से मांडू आते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि अकेले हैं अगर आप, कोशिश ये करिएगा कि 3 बजे के पहले आप टूर कर लें, अगर आप जल्दी करना चाहें तो। यहाँ पे आपको ज़्यादा, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप सीधे बस स्टैंड में उतरिए, बस वाले आपको उतारेंगे जामी मस्जिद के पास, वहीं पे हुसैन शाह का मकबरा भी है जामी मस्जिद के पीछे। और फिर बाहर निकलने के बाद एक रास्ता पकड़ लीजिए और सीधे आ जाइए जहाज महल। यहीं पे आपको रानी रूपमती का पवेलियन ही मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप अकेले हैं और कहीं रुकना चाहते हैं तो बस स्टैंड के पास में ही शासकीय विश्राम गृह भी है, वहाँ पे आप 500 रुपये जो है रेंट दे के कमरा कर सकते हैं। तो 500 रुपये का रेंट ठीक ही है, ठीक ठाक है, बस ताला चाबी लेके आइएगा। तो मेरा हो गया खाना पूरा, भोजन दोपहर का, साईं बाबा रेस्टोरेंट। भीड़ियाँ काफ़ी हैं और अब निकलना है जहाज महल। इंदौर में ये है प्रथा कि अगर शुक्रवार, शनिवार, रविवार में अगर आपको छुट्टी फंस रही है तो इंदौर में ज़्यादातर लोग मांडू घूमने आते हैं।
यानी मांडव में मकबरा वगैरह देखने के लिए। तो फिर देखने कम मस्ती करने ज़्यादा आते हैं दोस्तों के साथ। तो अकेले आने से अच्छा आप ग्रुप में आइए, ज़्यादा बेटर है। पैसे कम लगेंगे हर जगह और मज़ा भी बहुत आएगा। क्योंकि एक तरह से इंदौर जो है मिनी बॉम्बे के नाम से या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और मुंबई में जैसे कि खंडाला वगैरह हो गया, महाराष्ट्र में लोग घूमने जाते हैं चलती क्या खंडाला वगैरह, तो वैसे ही इंदौर के लिए इंदौर संभाग में मांडू जो है यहाँ का हिल स्टेशन। एक चीज़ और है, यहाँ पे हिंडोला महल में लाइट शो रात को होता है शाम के 7 बजे, हिंदी वाला। और यहाँ पे चार्जेस जो हैं फॉरेनर यानी विदेशियों के लिए 300 रुपये और भारतीयों के लिए 100 रुपये। दिसंबर में 25 तारीख से नाइट शो डेली होता है और जनवरी 1 और 2, 3 तक चलता रहता है। ₹25 यहाँ पे भी वीडियोग्राफी के लिए लगेंगे। अगर आप जामी मस्जिद आते हैं वहाँ भी वीडियोग्राफी के लिए ₹25 और ₹25 पर हेड टिकट, और ₹25 यहाँ पे भी। ये नहीं जाएगा सर, क्या? ये नीचे का स्टैंड इसको रखना पड़ेगा। तो कैसे ले जाऊँ, पकड़ूँ कैसे? ये स्टैंड थोड़ी जाता है, क्यों स्टैंड का अलाउ नहीं है ना अंदर? ये अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ है। कैमरा अलाउ तो कैमरा के साथ ही ना है ये। और ये देखिए स्टैंड नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो ये वाले जो स्टैंड हैं ये अलाउ नहीं है। जो सिंगल स्टिक वाले हैं स्टैंड जो कैमरा में लगते हैं वो अलाउ हैं। खास से 500 वर्ष पहले बना ये पूरा जहाज महल, चारों तरफ से तालाब और पानी से जल विहार में फैला हुआ है, इसीलिए इसे जो है जहाज महल कहते हैं। ये रहा महल और उसके पीछे भी तालाब है, इसके यहाँ पे भी तालाब है, उधर भी तालाब है, तो तालाब ही तालाब है। इसलिए चारों तरफ से जो पानी होने के कारण इसे जहाज महल कहते हैं। अफगान तो चले गए मगर उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए हुए हैं पुराने परमार राजाओं के नींव पे। जहाज महल के छत पे इरोजन के कारण पानी, धूप, धूल, हवा ऊपर की छत उड़ गई, बादल फिर छा गए। इसलिए अब और यहाँ पे खूबसूरत सा पार्क शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा तारीफ करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे इंदौरी भगभग के आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, एटलीस्ट 2 पल मिल जाए। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर पाएंगे आप। पूरा अगर जल भराव यहाँ पे हो जाता है पानी के लिए, तो निकासी के लिए एक जगह यहाँ पे, ये छोटी सी नाली आप देख रहे हैं, ये इसका उद्गम यहाँ से होता है और यहाँ से होते हुए यहाँ पे निकलता है और यहाँ से घूम के पूरा सर्किल लगाते हुए उधर
अंदर जाता है और यहाँ से निकल के बाकी निकल जाता है। तो पहले के टाइम में यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया करते थे, तो बहुत सुंदर लगता था। यहाँ पे पानी अगर आ रहा है, घूम के जाएगा, साथ गुलाब की पंखुड़ियाँ, रंग वगैरह, होली के रंग वगैरह खेलना हो तो रानी रूपमती यहाँ पे जब आया करती रही होंगी, तो कुछ ऐसा ही दृश्य रहा होगा। अभी कुछ काम वहाँ चल रहा है। स्वागत है आपका जहाज महल में मांडू। जहाज महल के पास यहाँ पे एक हिंदू बावड़ी है, एक पुराना कुआं आप बोल सकते हैं, तालाब हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि धार जिला जो था वो राजा भोज का कैपिटल था। आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले से ही परमार राजा यहाँ पे रहा करते थे और 1010 में से लेके 1055 तक यहाँ पे राजा भोज शासन किया करते थे मालवा क्षेत्र में। बाद में फिर जब खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में यहाँ पे शासन किया, तो यहाँ पे फिर दिल्ली सल्तनत, फिर बाद में मुग़लों ने, अकबर ने फिर यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था बाज बहादुर के समय में। यहाँ पे एक कोल्हू के बैल की तरह वैसे यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ बताइए कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने जानकारी ये दी कि यहाँ पे एक प्रकार का गारा बन रहा है, गारा जो सीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो प्राचीन काल में सीमेंट था नहीं, सीमेंट एक्चुअली आया था रोम से, यानी रोमन अम्पायर में। तो रोमन अम्पायर, ग्रीक अम्पायर वहाँ से चालू, लेकिन भारत में गारे के में सीमेंट, जानकारी थी सीमेंट के बारे में, लेकिन ज़्यादा सीमेंट यूज़ किया नहीं करते, क्योंकि चूने के और ये ईंटों के जो पत्थर हैं, टुकड़े हैं, यहाँ पे कुछ रेत के भी हैं, थोड़े बहुत कांटे यहाँ पे हैं, उन सब को यूज़ करके कोल्हू के बैल की तरह लगातार ये चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, इसको बनने में तकरीबन 3 घंटा लग जाता है इस गारे को, और ये गारा सीमेंट से ज़्यादा टिकाऊ होता है। सीमेंट की उम्र भाई साहब बता रहे थे तकरीबन 70 से 100 साल रहती है, लेकिन इस गारे की उम्र होती है तकरीबन 1000 साल। तो यहाँ पे जो भारतीय कला थी, भारतीय संस्कृति थी और भारतीय विज्ञान था, वो विदेशियों से, आक्रांताओं से कितना आगे था, उन्नत था, उसका एक छोटा सा नमूना आज भी है। आज भी यहाँ पे जो महल के पुराने पत्थर हैं, उनको जोड़ने के लिए सेम कला का उपयोग किया जा रहा है। अपनी प्रेम कथाओं को दीवालों में अमर कर दिया गया। साहू जय, मीना, अमरिंदर, यूके, लव वगैरह वगैरह। तो इतने पुराने और ख़ूबसूरत मोनूमेंट को अपना नाम लिख लिख के बर्बाद करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। अदिति, श्री कृष्ण, साहू, अंजलि, यहाँ भी इतने भी खूबसूरत जो स्ट्रक्चर है, उसको ऐसी तैसी करने के लिए हम लोग कितना सम्मान करते हैं अपने पूर्वजों का। उसका यहाँ पे उदाहरण आप देखिए, तनु, मनोज, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इसका जो बचत करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए, तो इसे ख़राब करने में कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ते। उसका यहाँ पे एक उदाहरण, सीढ़ियाँ मेरी पुरानी दुश्मन। अभी मैं शाही महल के पास था
और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए। और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पानी गिर गया था या पानी गिर गया रहा होगा और काई जम गई है, तो ये स्ट्रक्चर जो है पुराना लग रहा है। मगर ये जो स्ट्रक्चर है वो नया है और इधर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पुराना होने के कारण हो सकता है ये गिर जाए और आप जो हैं तकरीबन 10 से 20 फीट नीचे, हड्डी पसली टूटने की पूरी संभावना। खतरनाक इलाका। तो पुराने अगर खंडहर में आप आते हैं, रुन्स में आते हैं, तो थोड़ा संभल के आएँ, ज़्यादा बेहतर है। मैं भी संभल के ही चल रहा हूँ, क्योंकि अभी वहीं पैर रखने वाला था। पुराना स्ट्रक्चर है, इतना पुराना हो चुका है, खुद को नहीं बचा पाया तो आपके वज़न को क्या बचा पाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो चतुर्भुज राम जी का मंदिर भी जैसे जामी मस्जिद के सामने है, वहाँ पे खुदाई हुई थी और वहाँ से एक प्राचीन प्रतिमा मिली थी राम जी की। तो अगर आप आते हैं तो बस स्टैंड में, तो उसके जस्ट सामने आप निकल सकते हैं और वहाँ पे आपको पुराना एक राम जी का मंदिर मिल जाएगा। A few moments later. जामी मस्जिद 25 रुपये इंडिविजुअल टिकट है और 25 रुपये वीडियोग्राफी के लिए, तो सस्ता ही है एक तरह से, क्योंकि इंदौर में जो म्यूज़ियम था उसका 400 रुपये वीडियोग्राफी का था और यहाँ पे 25 रुपये का। यहाँ पे कबूतरों के कारण पूरी छतरी बीट से भर गई है। दोस्तों, संगमरमर से बना हुआ, क्या बात, मगर बदबू ऐसी है कि पूछो ही मत। चारों तरफ कबूतर की बीट है। यहाँ पे अगर बर्ड फ्लू फैला तो कई लोग निपटेंगे। चौदह 1401 दिल्ली पे तैमूर और उसकी सेनाओं ने चढ़ाई कर दी थी। वैसे 1399 में ही दिल्ली वगैरह और उसके क्षेत्रों के आसपास तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था, परंतु 1401 में दिल्ली पे पूरी तरह से अधिकार कर लिया था तैमूर लंग की सेनाओं ने। फिर दिलावर खां गोरी ने जैसे ही मौका पाया तो उसने मालवा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया और गोरी डायनेस्टी के नाम से यहाँ पे, गोरी वंशज के नाम से यहाँ पे बस गए और स्वतंत्र हो गए कि भाई हम तो अब यहाँ के सुल्तान हैं, हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो उन्हीं की डायनेस्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिरोज शाह तुगलक अब बनता है दिल्ली का सुल्तान और दिलावर खां गोरी के बेटे होशंग शाह उनके दरबार में जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको बना दो यहाँ का गवर्नर, हम आपके अधीन रह के यहाँ पे शासन करेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक जो कि सुल्तान रहते हैं दिल्ली के, तो बोलते हैं ठीक है भाई तुम जाओ,
और यहाँ पे हमारे नाम से शासन करो। तो इसीलिए यहाँ पे होशंग शाह का मकबरा बना है धार में। और ये है वो, कहते हैं कि होशंग शाह का जो मकबरा है ये वाइट यानी सफ़ेद मार्बल से बना है और इसी को देख के ताजमहल का प्रारूप शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं ताजमहल में जो पिलर्स होते हैं, अगर इनको अगल बगल यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया जाए तो सेम स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। और ये देखिए ऊपर का जो गुंबद है ये सब वाइट मार्बल से ही बनाया गया है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ताजमहल बनाने के लिए एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट यहाँ से लिया गया था। वेलकम टू होशंग शाह का मकबरा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, मगर यहाँ पे अब कबूतरों का घर बन चुका है, यहाँ पे पूरी तरह से राज हो गया है। तो एक समय पे गोरी वंश का, अफगानों का यहाँ पे शासन था और अब कबूतरों का शासन है। तो यहाँ पे कई सारे मकबरे हैं, मकबरों पे मकबरे। ये थोड़ा डिफरेंट मकबरा है, यहाँ पे काले पत्थर का उपयोग किया गया, बाकी में संगमरमर। तो ये पूरा ताजमहल को बनाने के लिए यहाँ से ब्लूप्रिंट लिया गया था कि भाई हाँ चलो इस तरह बनाएंगे, और ये सफ़ेद संगमरमर का ही उपयोग किया गया। होशंग शाह पहले ऐसे गोरी शासक थे जिन्होंने धार से अपनी कैपिटल मांडू कर ली थी। मांडू एक्चुअली में ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही वेल्दी है। उसका रीज़न ये है कि आसपास मांडू के पहाड़ हैं और मांडू से निकलते ही पठार आ जाता है मालवा का। महमूद खिलजी आप बोल सकते हैं, वो खिलजी वंश वाले खिलजी नहीं, ये दूसरे खिलजी हैं। तो उन्होंने यह किया क्या कि होशंग शाह की हत्या कर दी और मांडू के किले पर अधिकार कर लिया। अच्छा, जो महमूद खिलजी है उसके जो आगे चल के सक्सेसर होते हैं वो 1436 से लेके 1536 तक रहते हैं। और खिलजियों के समय में मालवा धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। फिर आता है 1531 का समय, जब गुजरात के सुल्तान ने यहाँ पे मांडू पे अधिकार कर लिया। 1535 में मुग़ल बादशाह बनते हैं हुमायूं और मालवा क्षेत्र पे करते हैं आक्रमण। तो यहाँ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, ये तो बस एक आउटपोस्ट था बहादुर शाह के लिए, गुजरात के सुल्तान के लिए। तो उनसे ये स्थान छूट जाता है। 1540 तक ये इलाका अधीन हो जाता है शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी शुजा खान को 1542 में मांडू का गवर्नर बनाते हैं और उनके बेटे होते हैं बाज़ बहादुर। और बाज़ बहादुर जब यहाँ के हेड बनते हैं 1555 में, तो उनका पहला टारगेट होती है रानी दुर्गावती। और वो सोचते हैं कि चलो अगर हम बन ही गए हैं यहाँ के शासक तो क्यों ना पहले हमला किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो है अकबर अपनी सत्ता बढ़ा रहे थे दिल्ली से। हुमायूं उस वक्त की डेथ हो गई थी और अब बारी थी अकबर के, और अकबर बहुत छोटे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे आ ही गए हैं तो अपना शासन बढ़ा जाए, मालवा से पहुँचा जाए गढ़ा मंडला के क्षेत्रों में, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में आता था। और उस वक्त रानी थी रानी दुर्गावती। तो वो हमला कर देते हैं 1556-1557 की बात है। लेकिन होता ये है कि महिला शासिका होने के बावजूद उनके पति का देहांत हो जाता है राजा जी का, तो वो बाज़ बहादुर को हरा देती हैं। अब बाज़ बहादुर इतना लज्जित हो जाता है कि सोचता है कि अब दोबारा अगर हमने हमला किया, दोबारा हार गए तो सब हंसेंगे। बाज़ बहादुर और रानी रूपमती का यहाँ पे शासन चलता है 1561 तक। अब रानी रूपमती एक्चुअल में हिंदू थी और वो एक गडेरिये की बेटी थी। कहते ये हैं कि बाज़ बहादुर जाते हैं जंगल में
विचरण करने के लिए, शिकार करने के लिए। और वहाँ पे रूपमती जी गाना गा रही होती हैं। अब जब गाना गाती हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं बाज बहादुर और चुपचाप सुनते रहते हैं और उनसे उन्हें प्रेम हो जाता है और उनके सामने प्रस्ताव रख देते हैं कि भाई हमसे शादी कर लीजिए। तो रूपमती ये शर्त रखती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी परंतु मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। 1561 में ही अकबर भेज देते हैं, सेना भेज देते हैं कि चलो यहाँ पे आक्रमण करो और इसे मुग़ल बादशाह के अधीन कर दो। लेकिन बाज बहादुर जाते हैं कि है मैं आपके सामने सरेंडर नहीं करूँगा या मैं आपके अधीन नहीं होऊंगा। और सारंगपुर में होता है युद्ध बाज बहादुर का और अकबर की सेना का। तो अधम खां बाज बहादुर को हरा देते हैं। जो सूचना है रानी रूपमती तक पहुंचती है और रानी रूपमती को ये पता चलता है कि अधम खां बस इंटर करने वाले हैं किले में। तो रानी रूपमती ने जहर खा लिया और हमेशा के लिए उनकी गाथा अमर हो गई। अधम खां को दिल्ली अकबर बुला देते हैं, बोलते हैं आप आ जाओ, और पीर मोहम्मद को भेज देते हैं बाज बहादुर का पीछा करने। बाज बहादुर भगते भगते पहुंच जाते हैं खानदेश और खानदेश में मुबारक शाह वहाँ के सुल्तान रहते हैं। तो खानदेश की सेना, बरार की सेना और बाज बहादुर के कुछ सैनिक मिलके पीर मोहम्मद को हरा देते हैं और पीर मोहम्मद वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब पीर मोहम्मद भागते रहते हैं तब पीछे से बाज बहादुर के जो अंगरक्षक हैं वो आक्रमण करते हैं चुपचाप और पीर मोहम्मद को मार देते हैं। परंतु होता ये है कि कुछ सालों बाद ही अकबर की सेना खानदेश पे अधिकार कर लेती है। लेकिन बाज बहादुर तब भी हाथ नहीं आते, वो भाग जाते हैं चित्तौड़। फिर चित्तौड़ से वो नागौर चले जाते हैं। लेकिन 1570 में वो पकड़े जाते हैं और अकबर की सेना में शामिल हो जाते हैं और अकबर से माफ़ी मांग लेते हैं। मुग़लों की सत्ता यहाँ पे 1561 के बाद जारी रहती है और लगभग यहाँ पे 1728 तक मालवा में मुग़ल ही एकाधिपत्य शासन रहता है। लेकिन 1728 में यहाँ पे बाजीराव प्रथम मराठा और उनकी सेना मल्हारराव होलकर और राणोजी शिंदे अमझेरा के युद्ध में मुग़लों को हरा देते हैं और मालवा का पूरा क्षेत्र मराठों के अधीन हो जाता है। 1742 की बात है। यहाँ का क्षेत्र, मांडू का क्षेत्र, आनंदराव पवार के हाथों सौंप दिया था, जो कि मराठा साम्राज्य के एक सामंत थे। तो यहाँ पे छोटी पंथी बड़ी पंथी चलती है और पवार यहाँ पे शासन किया करते थे मांडू के क्षेत्र में, और इंदौर में होलकर शासन किया करते थे। और इंदौर से लेकर ग्वालियर तक कुछ कुछ जगहों पे सिंधे यानी सिंधिया का शासन हो गया था। मकबरा जो बना हुआ है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम भी वाइट मार्बल से चल रहा है। फ़िलहाल महाशय भोजन करके सो रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना है। गुप्त दरवाज़ा। डिंग 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 डिंग। मांडू में गुप्त दरवाज़ा। अरे इसको कोई मत देखना, कोई गुप्त दरवाज़ा है यहाँ पे। मांडू का जो सफ़र है वो यहाँ पे होता समाप्त और अब मैं यहाँ से निकलूँगा धार। धार के लिए बस पकड़नी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि 3:30 से 4 बजे तक लास्ट बस रहती है धार के लिए। खैर कई सारी टैक्सी चलती रहती हैं, मिल जाएंगी आपको, मगर आपको नहीं मिलती हैं तो अगर बस तो आप टैक्सी कर सकते हैं। और यहाँ धार से फिर मैं इंदौर। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।